बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो लोग नया देख रहे हैं, जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि इंटरसेप्टर्स उन मिसाइल्स को कहते हैं जो एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दुनिया के अंदर अलग अलग मुल्कों ने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे कि एस सीरीज़ है रशिया के पास, S-400, S-300। इसी तरह HQ-9 जो है वो सीरीज़ एक है चाइना के पास। पैट्रियट मिसाइल जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो अमेरिका के पास है। इसराइल के पास जो है वो आयरन डोम के नाम से एक सिस्टम है। तो दुनिया ने अपने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं एयर डिफेंस के लिए। तो इसके जो मिसाइल होते हैं ये नीचे से लॉन्च होते हैं ज़मीन से, और फ़िज़ा से आने वाले मिसाइल को, तैयारे को या ड्रोन को निशाना बनाते हैं, और इन्हें इंटरसेप्टर कहते हैं। ये जो इंटरसेप्टर्स हैं इनके मसले पैदा हो गए हैं अमेरिका के लिए। ये बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी इनमें इस्तेमाल होती है, और बाज़ औक़ात पूरे महीने में ये 7, 8, 10 इससे ज़्यादा नहीं बनाए जाते। तो इनके बनाने की रफ्तार बड़ी सुस्त है और इनकी तादाद कम रहती है, और अमेरिका को इसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये कैसे पता चला, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका को हमेशा से हमला करने की आदत थी, उन्हें कभी भी हमला रोकने की आदत नहीं रही। यानी वो डिफेंसिव तो कभी हुए ही नहीं, वो हमेशा अटैक कर रहे हैं। आप पिछली आधी सदी या इससे ज़्यादा टाइम निकाल कर देख लें तो अमेरिका ने मुल्कों के ऊपर हमले किए हैं, अमेरिका के ऊपर मुल्कों ने हमले नहीं किए। लिहाजा अमेरिका ने दिफाई साजो सामान बनाने की बजाय ऐसा साजो सामान तैयार किया जिससे दूसरों पे अटैक किया जाता है, और वो मिसाइल उनके पास बहुत सारे हैं, जहाज़ बहुत सारे हैं, हथियार बहुत सारे हैं जिसमें दूसरे मुल्क पे अटैक किया जा सकता है। लेकिन अपने ऊपर होने वाले हमले को कैसे रोकना है, उसके लिए शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कोई उनके ऊपर भी हमला करेगा। अब ये एक नए तरह की सूरत हाल है जिसको उन्हें सामना करना पड़ रहा है। हालात यहाँ तक चले गए हैं कि यूक्रेन के सदर ने स्टेटमेंट दिया, ज़ेलेंस्की, जिसको याद है कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नए नए आए थे तो ज़ेलेंस्की को अपने सामने बिठा के जलील किया था कि ये कपड़े तुम कैसे पहन कर आ गए हो, और जनाब मैं तुमसे बात नहीं करता, और बड़ा डांट दिया था ज़ेलेंस्की को, काफ़ी जलील कर दिया था कि अमेरिका तुम्हें मुफ्त में हथियार दे रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो काफ़ी उसकी बेइज्जती की थी। बाद में यूरोपीय यूनियन ने उसका बुरा भी बनाया था। तो उसी ज़ेलेंस्की से अब अमेरिका ने मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमसे अमेरिका ने मदद मांगी है और इंटरसेप्टर्स मांगे हैं, यानी दिफाई साजो सामान मांगा है। हम इस सिलसिले में देखेंगे कि ये हमारे लिए ज़्यादा महंगा ना हो तो हम ज़रूर मदद करेंगे। यानी वो कह रहे हैं देखेंगे जनाब, फिर करेंगे मदद। तो क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत सारे हथियार जमा है, स्पेशली एयर डिफेंस के हवाले से, तो अब उनसे मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब है किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है मिडल ईस्ट के अंदर। इसराइल के लिए अब जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने एक स्टेटमेंट दिया, उस तर्जुमान की स्टेटमेंट को देख के भी इसी बात का आइडिया होता है। तर्जुमान ने यह कहा कि साबिक हुकूमत बड़ी बेवकूफ़ और नालायक थी और वो यहाँ पे मुसल्लत रहे। 4 साल तक अमेरिकन हथियार मुफ्त में यूक्रेन को देते रहे, और ट्रंप ने इस पर माजी में बात भी की है। तो वो पिछली हुकूमत पे बरस पड़े कि जनाब इन्होंने यहाँ से हथियार यूक्रेन को क्यों दिए। तो अब इंटरसेप्टर्स की कमी है। वजह यह है कि ईरान के ड्रोन्स ने बहुत सारे इंटरसेप्टर मिसाइल ज़ाया करवा दिए। ड्रोन आपको पता है $20,000 का, इंटरसेप्टर $1,00,000 से शुरू होते हैं, $4,00,000 तक भी जाते हैं। तो ये बहुत महंगे हैं। अब मिलियंस खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ ड्रोन्स को रोकने के लिए। तो ये बड़ी ज़्यादती है, बहुत बुरा हो रहा है अमेरिका के साथ और अमेरिका के इत्तहादियों के साथ। बहरहाल इसी गुस्से में अमेरिका ने अब शदीद हमले शुरू कर दिए। देखें, दूसरी हिकमत अमली आपके पास क्या होती है, जब आप किसी का हमला रोक नहीं पा रहे होते तो फिर आप बहुत शदीद हमले शुरू कर देते हैं। अब अमेरिका ने जो हमले इस वक्त शुरू किए हैं, 2000 पाउंड वजनी बम वो तेहरान के ऊपर मार रहा है। तेहरान से जो मनाजिर नजर आ रहे हैं वो इंतहाई हौलनाक है। देखिए, तेहरान में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं, 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में तेहरान की आबादी है। गुंजान आबाद इलाका है और बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पे इस किस्म के 2000 पाउंड वजनी बमों को मारने का मतलब यह है कि आम शहरियों को मौत के मुंह में धकेलना। अब तक की इतला के मुताबिक 1045 अफराद ईरान के अंदर शहीद हुए हैं, जो आलमी मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हैं इतने कम वक्त के अंदर। तो ईरान में बहुत तबाही फैली है, बहुत तेज़ी से बम्बारमेंट की जा रही है ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका की जानिब से। अमेरिका और इसराइल चारों तरफ से ईरान को घेर के उसके साथ लड़ रहे हैं और इस वक्त बड़ी खौफनाक तबाही फैला रहे हैं जिसमें सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर रहा, दुनिया के ममालिक कुछ नहीं कर रहे, यूरोपीय यूनियन कुछ नहीं कर रहा, और अमेरिका और इसराइल लगातार खौफनाक हमले कर रहे हैं ईरान के अंदर।
दूसरी तरफ ईरान ने अपने नए तरह के ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि अमेरिका सटपटा गया, वो बहुत परेशान है। जो शाहिद ड्रोन है ईरान का, जिसकी आप बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस देख रहे हैं, वो लॉन्च हो जाता है, छोटा सा ड्रोन है, वो जाता है, किया जा रहा है। पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर बहुत दबाव है। आलमी मीडिया बार बार ये खबर चला रहा है कि इमरान खान साहब की आंख को नुकसान हुआ है, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, और अब वो एक लीडर के ऊपर मुकदमे के तौर पे नहीं, इंसानी हुकूक के मामले के तौर पे इस खबर को देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा शदीद दबाव है डिफरेंट जगहों से, यानी आपका जीएसपी प्लस स्टेटस है वो मुतासर हो जाता है, आपके और बहुत सारी चीज़ें वो मुतासर हो जाती हैं। तो बैनुल-अक़वामी दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान आम आदमी नहीं है, ये बहुत ताकतवर आदमी है, और पूरी दुनिया में इनके शानदार ताल्लुकात हैं और इनकी पूरी दुनिया में पहचान है। तो उसी हिसाब से ये आवाज़ भी उठ रही है। अब हुकूमत में ये दबाव है कि इमरान खान साहब को उनकी फैमिली के साथ मिलाया जाए, और अगले 24 से 48 घंटों में या 25 तारीख तक या उससे पहले इमरान खान साहब की आंख में एक इंजेक्शन भी लगाना है अस्पताल में लाकर। अब अगर इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं कि जब तक मेरी फैमिली मौजूद नहीं होगी तब तक मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, तो हर हाल में इमरान खान साहब की फैमिली को लाना पड़ेगा ये इंजेक्शन लगाने के लिए, और वहाँ इमरान खान साहब अपनी फैमिली के साथ सियासी बातचीत भी करेंगे, ये सब जानते हैं। तो इससे पहले कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर आए, देखें इस वक्त पैगाम बाहर कौन ला सकता है? सुहेल आफरीदी को मिलने नहीं दे रहे, पार्टी के वो लोग जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं उन्हें मिलने नहीं दे रहे, और इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं मिलने दे रहे। तो इमरान खान साहब की बहनें जो पैगाम बाहर लेकर आएंगी वो पैगाम होगा लोगों के लिए एतबार के काबिल। अब इससे पहले कि वो पैगाम कोई बाहर लेकर आए, चाहे वो पैगाम अभी इंजेक्शन लगने के मौके पे आ जाए या इसके बाद किसी और मौके पर आ जाए, आगे ईद का टाइम आ रहा है, रमज़ान का महीना है, हर हाल में इमरान खान साहब की मुलाकात तो करवानी पड़ेगी। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप ईद वाले दिन भी इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात ना करवाएं, उनके बच्चों के साथ बातचीत ना करवाएं। तो आलमी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में इमरान खान साहब की बहनों को डिसक्रेडिट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी उनको मुतनाज़ बनाया जा रहा है कि अगर इनके ज़रिए से कोई बयान बाहर आए भी तो इमरान खान की बहनों को इतना ज़्यादा मुतनाज़ कर दिया जाए कि उस बयान की अहमियत कम कर दी जाए या उसके हवाले से शकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाएं। देखें ना, कोई कॉलम लिखता है और वो ये कहता है कि ये तो विरासत की लड़ाई है। हालांकि इमरान खान साहब हुकूमत में भी रहे हैं, उन्होंने अपनी फैमिली में कभी किसी को कोई ओहदा नहीं दिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से इमरान खान साहब की लड़ाई ये है। एक और नियाज़ी साहब थे, वो इमरान खान साहब को इनामुल्लाह खान नियाज़ी, वो क्यों छोड़ गए, उनके साथ भी लड़ाई ये थी। तो इमरान खान साहब अपनी फैमिली के अंदर ऐसे ओब्लाइज नहीं करते नॉर्मली, और इसकी वजह से उनकी मुखालफत भी फैमिली में पैदा हो जाती है। तो विरासत का मामला तो भूल ही जाए। लेकिन अब कुछ कॉलम निगारों से लिखाया जा रहा है कि जनाब ये तो विरासत की ख्वाहिश है। कोई जो है वो उठ के टाउट ये कह देता है कि जनाब अलीमा खानम जो है वो चेयरपर्सन बनना चाहती हैं पार्टी की, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया। कोई कहता है जी कि ये बाहर नहीं लाना चाहते इमरान खान साहब को उनकी फैमिली, और ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहें, जैसा कि ख्वाजा आसिफ और दीगर टाउट्स। अच्छा, कोई कीड़े निकालता है, कोई ताने देता है, तो ये सारे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। गड्डापुर हो गया, शेर अफजल मरवत हो गया, मिशाल यूसुफजई हो गई। अब ये तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर से उनके ऊपर हमलावर हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग हमलावर हैं इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये लोग जो भी कोशिश करें वो कोशिश मुतनाज़ हो जाए, और अगर कभी इनको मौका मिले इमरान खान साहब को कोई पैगाम बाहर लाने का, तो उससे पहले इनकी शख्सियत को इतना मुतनाज़ कर दिया जाए कि उस पैगाम के ऊपर लोगों का भरोसा ना हो। तो ये है जनाब सारा खेल जो अलीमा खानम के साथ और बाकी बहनों के साथ खेला जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया इसको काउंटर कर रहा है, और जो लोग ये खेल खेल रहे हैं वो अभी तक कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन एक कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट कर दी, और पाकिस्तान का मीडिया लगातार इसको हवा दे रहा है। यानी रोज़ाना की बुनियाद पे अली अमीन गंडापुर को, शेर अफजल मरवत को और बाकी लोगों को जो इस बयानिए को उठाते हैं, उन्हें टॉक शोज़ के अंदर बिठाकर ये बयानियाँ इसकी प्रोजेक्शन की जा रही है। नादरीन, दूसरी जो बड़ी खबर है जो मैं आपको देना चाह रहा था वो ये है कि पाकिस्तान की वजारत इत्तलाआत ने यह बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 7 एयर स्ट्राइक्स की हैं, यानी 7 मकामात को निशाना बनाया। ये 3 इलाके हैं जहाँ पे 7 मकामात को निशाना बनाया गया है, और पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक इनमें दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और दहशतगर्दों को मारा गया है। अब सवाल एक और पैदा होता है, वो मैं बाद में करता हूँ, लेकिन अफगान हुकूमत का इसके ऊपर मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि यह रद्द अमल है जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है।
बल्कि अभी जो हालिया दहशतगर्दी हुई उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3 लोग शहीद हो गए और जवाबी कार्रवाई में कुछ दहशतगर्द भी मारे गए। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं शहजादा गुल फराज, ये एक दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हुए। सिपाही उनके साथ करामत शाह, वो भी जामे शहादत नोश कर गए। तो ये बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या हुआ। उसके बाद एक रद्द अमल आता है और इससे पहले भी ऐसे ही ऑफिसर्स की और जवानों की शहादतें हो रही थी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है हमने रद्द अमल दिया है और वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है और उन्हें मारा है। जबकि अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ आया कि पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं उनमें बड़े पैमाने पर सिविलियंस की जानें गई हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफगान हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि नंगरहार और पक्तिया में बमबारी हुई है, दर्जनों अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, वो ये कहते हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी जर्नैल अपने मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोरियों का अजाला इस तरह के जराइम के ज़रिए कर रहे हैं कि हमला किया जा रहा है सिविलियंस के ऊपर। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है जो मैं करना चाहता हूँ। देखिए, ये तो दोनों वजारत इत्तलात हैं। अब पाकिस्तानी वजारत इत्तलात ये कह रही है कि हमने वहाँ पे दहशतगर्दों को मारा है, अफगान वजारत इत्तलात ये कह रही है कि नहीं, सिविलियंस उसके अंदर निशाना बने हैं। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर वाक़े के बाद और पाकिस्तान की हुकूमत बराह रास्त इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाते हैं। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करके उनको जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखिए ना, भारत अगर ये हमले करवा रहा है, वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, तो भारत को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को जवाब देता है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है। लेकिन भारत को पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान को भारत को भी फिर जवाब देना चाहिए। अगर भारत ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है, उसूलन तो यही होना चाहिए। भारत की एयरफोर्स के तैयारे भी हमने गिराए थे कुछ अर्सा पहले, मैं ये भी आपको बता दूं। अब भारत में कुछ भी हो जाए ना, तो वो बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान के अंदर आके स्ट्राइक कर जाता है। जब कुछ भी हो जाता है भारत के अंदर, वो सबूत कोई नहीं दिखाते। पाकिस्तान कहता रहता है सबूत दिखाएं, कोई चीज़ है तो सामने लेकर आए, लेकिन भारत हमला कर देता है हमेशा पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और कभी भी भारत को जवाबी कार्रवाई नहीं करता जब पाकिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी करवाता है, बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लगातार ये सारे वाकयात भारत करवा रहा है। अब नाज़रीन, आ जाए कि अमेरिका क्या कर रहा है रीजन में। ईरान के आसपास से जितने भी अमेरिका के अड्डे हैं, उन सब के ऊपर बड़े पैमाने पर अमेरिका हथियार और फौजी जमा कर रहा है। तेजी से अमेरिकी बहरी बेड़े जो हैं वो इस इलाके में पहुंच रहे हैं। कुछ बहरी बेड़े पहुंच गए थे, कुछ अभी ट्रैवल करके पहुंच रहे हैं। जबकि यूरोप के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बहुत सारे फौजी अड्डे हैं। इन तमाम फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर जंगी जहाज और जो फोर्सेज हैं वो और हथियार वो अमेरिकन पहुंचा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही धमकी दी है कि ईरान के ऊपर अटैक किया जा सकता है। और इससे पहले कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने शहरियों को कह चुके हैं कि वो ईरान को छोड़ दें। तो ऐसा लगता है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील नहीं होती और कोई नतीजा नहीं निकलता, तो ईरान के ऊपर अमेरिका दबाव बढ़ाने के लिए एक बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। और अगर अमेरिका को किसी मौके पे ये महसूस हुआ कि ईरान में रजीम चेंज हो सकता है, तो वो हर सूरत रजीम चेंज करवाएगा। इस वक्त जो ईरान की सियासी क़यादत है और जो मजहबी क़यादत है वो बहुत ख़तरे में है, क्योंकि इसराइल पहले एक प्रोजेक्ट के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को वहाँ पे शहीद कर चुका है और अमेरिका और इसराइल मिलकर ये कार्रवाई करेंगे। ये बैनुल-अक़वामी अखबारात के अंदर चीज़ें छप रही हैं और इसमें एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का नेटवर्क है इसराइल का जो ईरान के अंदर काम करता है और उसकी मदद अमेरिका को हासिल रहेगी। अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता और किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचता जिससे डोनाल्ड ट्रंप मुतमईन हो जाए, तो एक हमला तो अमेरिका ईरान के ऊपर करने वाला है। दूसरी जानिब अचानक से ईरान के अंदर फिर से मुजाहरे शुरू हो गए और ये हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो अमेरिका कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान के अंदर रजीम तब्दील किया जाए। ये कोशिश अमेरिका पहली मरतबा नहीं करेगा, इससे पहले भी ये कोशिश की जा चुकी है लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अब देखते हैं कि इस मरतबा क्या होता है। जबकि ईरान ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जंग ना हो, लेकिन अगर लड़ाई हो जाती है तो फिर हम हर हद तक जाएंगे और जितने भी यहाँ पे आसपास अड्डे हैं जहाँ पे अमेरिका के असासे हैं, हम उनके ऊपर हमला करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात की एक वजह यह है कि पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल ईरान के साथ लगता है और अफगानिस्तान के भी साथ लगता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस पाकिस्तान की बन जाती है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की। और अमेरिका समझता है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान कितना इम्पॉर्टेंट है। अब नाजरीन, आप इस बात पे आ जाएंगे, वादी तीरा के अंदर एक इंसिडेंट हुआ। कुछ जगहों पे रिपोर्ट हुआ कि ये मर्डर गोला मारा गया।
जिसके नतीजे में एक मुसाफिर गाड़ी में 2 बच्चों समेत 5 लोग शहीद हो गए। और कुछ इतलात के मुताबिक एक ड्रोन हमला था जिसके नतीजे में मुसाफिर गाड़ी के अंदर 2 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। अब जो मकामी सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद लोग एहतजाज करने के लिए गए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी